आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। ओके। 1526 से कौन थे? बाबर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कौन आए? 1530 से हुमायूं। ठीक है। उसके बाद ये 15 साल के लिए फिर गायब हो गए थे। ठीक है। फिर आए 1555 से लेके 1556 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद 1556 से 1605 में कौन बने? राजा अकबर। ठीक है। उसके बाद आए जहांगीर, जिनका था पीरियड 1605 से लेके 1627। ठीक है। उसके बाद शाहजहां 1627 से लेके 1650। अब हम लोग देखेंगे इनके बाद 1658 शाहजहां के बाद कौन आए? औरंगज़ेब। ठीक है। अब जो चीज़ें अकबर के टाइम पे बहुत अच्छी थी, ठीक है, औरंगज़ेब तक आते आते वो चीज़ बहुत उसके लिए ख़राब हो गई, डिक्लाइन की तरफ आ गया मुग़ल। देखते क्यों? एक तो फॉल्टी लीगेसी, सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और उन पैसों से ना वो किसी और चीज़ पे ध्यान दे पाया, प्लस उसकी अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ थी। ठीक है। अब उसकी गलतियाँ क्या क्या थी? पहला तो क्या, ये ब्रोक अलायंस विद राजपूत। अकबर के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि राजपूत के साथ अच्छे अलायंस थे। ठीक है। तो वो अलायंस तोड़ दिया औरंगज़ेब। अपराइजिंग ऑफ जाट्स की भी जो लैंड्स वगैरह थे उस पर टैक्स लगाते थे औरंगज़ेब, तो उसके विरोध में जाट रिवोल्ट करने लगे। ठीक है। बैटल्स विद मराठास, हम लोग मराठास के साथ बहुत सारे ये देखते हैं, लड़ाई देखते हैं। डेक्कन में रिलीजियस पॉलिसीज़ में भी क्या था कि वो उन्होंने जिजिया टैक्स लगा दिया। ठीक है। पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया, जो अकबर के टाइम पे नहीं थे, सब माफ़ कर दिया था। टेम्पल डिस्ट्रक्शन की, नहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ये सब उनकी गलतियां थी, जिसकी वजह से क्या हो गया? सिविल वॉर। किसके बीच में? जो औरंगज़ेब के सन थे वो लोग के बीच में। ठीक है। तो कोई भी सिविल वॉर का डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक तो अपने ही रिसोर्स के डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। एक तो अलग अलग लड़ रहे हैं तो अलग अलग लोगों के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। अपने ही घर के अगर लड़ेंगे तो सेम रिसोर्सेज डबल स्पीड से डिस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है। और इनकेपेबल गेट अ चांस, उसमें क्या होता है कि जो इनकेपेबल होता है उसको भी मौका मिल जाता है राजा बनने का। तो ये डिसएडवांटेज है सिविल वॉर्स का। अब जो औरंगज़ेब के बेटे कौन कौन थे? एक थे मोहम्मद आज़म शाह और एक बहादुर शाह 1। ठीक है। तो ये 1707 से लेके 1712 तक राजा बने। इन्होंने औरंगज़ेब की जो गलतियाँ थी उनको बेसिकली सुधारने का काम किया। ज़्यादा नहीं, इनका 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है। तो गलतियों को सुधारने की कोशिश की बेसिकली। तो रीअलाइंस विच राजपूत के पास गए रीअलाइंस करने के लिए। ठीक है। तो वो भी एक फेल हुआ। क्यों? क्योंकि राजपूत डिमांडेड क्या? फॉर हाई मनसब क्या होता है कि वो लैंड देते हैं। ठीक है। कि उस पर तुम टैक्स कलेक्ट करो और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा देना है और अपना आर्मी मेंटेन करना है। ठीक है। तो उन्होंने रैंक मांगी, हाई मनसब मांगे। बोले कि पैसे तो हैं नहीं, मैं सैलरी दूंगा कैसे? तो ये तो नहीं हो पाएगा। प्लस सूबेदारी मांगी, सूबेदारी ऑफ मालवा एंड गुजरात। ठीक है। सेकंड क्या? ट्राई टू रीअलाइंस विथ मराठास के साथ भी जो अलाइंसेस टूटे थे उनको रीअलाइंस करने के लिए, उसमें भी बेसिकली फेल हुए। रिलीज्ड शाहजी कैप्चर्ड बाय औरंगज़ेब ने उनके बेटे को कैप्चर कर लिया था, तो उसको छोड़ दिया कि अब तो मराठा देख के खुश होंगे और अलायंस कर लेंगे। मराठा डिमांडेड सरदेशमुखी मतलब क्या? टैक्स मांग रहे, प्लस चौथ राइट्स इन डेक्कन। चौथ राइट्स मतलब क्या? 1/4। और सरदेशी मतलब क्या? मतलब पूरे देश का हेड, इसको घोषित कर दे रहे हैं तो उसका टैक्स चाहिए इनको। इसमें भी बोले कि नहीं हो पाएगा। अब गए किनके पास? खालसा आर्मी के पास। सिख से भी उनकी दुश्मनी थी, तो 1 to 6 खालसा आर्मी गुरु गोविंद सिंह जी के पास बोले आप मेरे भी गुरु हैं,
तो बेसिकली ही लाइड, क्योंकि जब उनकी मौत हुई तो लोहगढ़ का किला जो था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया 1712 में। ये देख के ये भी फेल हो गया, क्योंकि ये झूठ बोल के उनके पास आए और जैसे ही उनकी डेथ हुई वो उन्हीं पे कैप्चर कर लिया। इनका दूसरा नाम मुआज़म भी है। तो शाह बेखबर नाम दिया है किसने? कैफ़ी खान ने। किसको? बहादुर शाह 1 को। तो उनके अपने ये सब अलायंसेस में सारे खर्चे जो हुए 13 करोड़ ख़त्म हो गए ऐसे, और उनको पता ही नहीं कि उनकी तिजोरी कैसे खाली हो गई। तो उनको शाह बेखबर का टाइटल दिया कैफ़ी खान ने। अब उनकी डेथ के बाद फिर से सिविल वॉर हो गया कि अब राजा कौन बनेगा। तो उनके जो बेटे थे आज़िम उन शाह और जहांदार शाह। जहांदार शाह को उनके मिनिस्टर क्या पपेट रूलर बनाना चाहते थे। पपेट रूलर इन द सेंस कि वो गद्दी पे बैठेंगे लेकिन रूल उनके मिनिस्टर्स का चलेगा। तो उनके मिनिस्टर्स में बेसिकली कौन थे? जुल्फ़िकार खान, जिनको बाद में खुद को वज़ीर भी घोषित कर दिया। तो इनका कार्यकाल कब तक था? 1712 से 1730, 1 साल तक। ठीक है। तो गेव सूबेदारी ऑफ गुजरात टू अजीत सिंह मालवा और टाइटल मिर्ज़ा राजा सवाई ये दिया उन्होंने। डिसकंटिन्यूड जिजिया टैक्स उन्होंने हटा दिया। गेव मराठास चौथ एंड सरदेशी के लिए जो मराठा डिमांड कर रहे थे वो इनको दे दिया। इजारा सिस्टम स्टार्ट किया था उन्होंने टू कम आउट फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। ये थॉटफुल थे कि इनसे निकला कैसे जाए इस सिचुएशन से। तो ये सॉर्टेड, सारे उनके अलायंस में आ गए थे। अब इजारा सिस्टम क्या होता है कि जो पीस ऑफ लैंड होता है एक, ठीक है, तो उसको नीलामी के लिए दे देते हैं। जो सबसे मतलब बोली लगाओ इस ज़मीन से कितना टैक्स कलेक्ट करके दे सकते हो, तो जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा उसको ये लैंड दे दी जाएगी। सो ट्राइड फॉर इवन टैक्स कलेक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और ये 1 साल के लिए ही रहती है ज़मीन किसी के पास, तो उस पर प्रोडक्शन के लिए क्रॉप चाहिए, इरिगेशन अच्छी चाहिए, मशीन्स चाहिए, हेल्प टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड है। सो इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बहुत था कि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फोर्स कर रहा था कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे किसानों ने खेती तक छोड़ दी इसके वजह से, और रॉबरी शुरू कर दी कि जब हम लोग को इतना प्रेशर है, ना क्रॉप की सुविधा है, ना अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स है, ना इरिगेशन है, ना मशीन्स है, तो विदाउट एनी हेल्प हम लोग खेती करेंगे कैसे? और प्रोडक्शन कम होगा तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का। तो उन्होंने खेती छोड़ के रॉबरी शुरू कर दी। अब टैक्स कलेक्शन तो चला गया नीचे, क्योंकि फार्मर्स कम हो गए, खेती कम हो गई। नो आर्मी मेंटेनेंस, अब पैसे नहीं होंगे तो आर्मी मेंटेन नहीं होगी, तो आर्मी वीक हो गई। अब आज़िम उन शाह का जो बेटा था उनको तो बनने नहीं दिया, तो उनका बेटा जो था फारुख सियार क्या किया? ही किल्ड हिज अंकल जहांदार शाह को मार दिया, हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स के हेल्प के साथ। सईद ब्रदर्स कौन कौन थे? हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान, जो खुद को मीर बख्शी बना लिया, और ये अब्दुल्ला खान अपने को वज़ीर बना लिया। अबॉलिश पिलग्रिम टैक्स को इन्होंने अबॉलिश किया। राजपूत अलायंस फिर से रिकवर किए। गेव राइट टू मराठास टू कलेक्ट टैक्स ऑन देयर ओन। उन्होंने जो पहले सरदेशमुखी और चौथ दी थी वो उन्होंने कहा कि वो उन्हीं को दे दिया कि तुम अपने आप टैक्स कलेक्ट करो। और मराठा गेव 15,000 सोल्जर्स टू मुग़ल। खुश होके मराठा, क्योंकि लड़ाकू थे और उनके वो अपनी आर्मी और बैटल्स लड़ने की क्वालिटी के लिए ही फेमस थे, तो उन्होंने 15,000 सोल्जर्स मुग़ल को खुश होके दिए थे। कंटिन्यूड इजारा सिस्टम, इन्होंने भी इजारा सिस्टम कंटिन्यू किया। अवेयर ऑफ हिज राइट्स, although being a puppet ruler, he was also a puppet ruler by the minister, but he was aware of his rights. So सईद ब्रदर्स विथ मराठा, अब ये इन्होंने देखा सईद ब्रदर्स ने कि अरे ये तो अपहेल्ड करने का काम कर रहा है, हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो सईद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ मराठा किल्ड फारुख सियार को मरवा दिया। सो बाद में इनको बोला जाता है आखिरी किंग मेकर, क्योंकि इनके भी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। तो रफ़ी-उद-दराज़त और रफ़ी-उद-दौला ये दोनों बहुत माइनर थे, उस टाइम पे राजा नहीं बन सकते थे।
सो मोहम्मद शाह रंगीला बने नए राजा। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो बहुत करप्ट, एल्कोहलिक और लस्टफुल था। उसको कोई मतलब नहीं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमको सुधार करना चाहिए, ये रूल करना चाहिए, कुछ नहीं, उसको कुछ मतलब नहीं था। सो इसी टाइम पे क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ ईरान। ये पर्शिया ईरान का शाह था 1738 में। तो उसको कोई मतलब नहीं, वो इन्वेड किया तो हम अपनी सेना वहाँ भेजे बॉर्डर पे या उसको अपने टेरिटरी में ना घुसने दें। मोहम्मद शाह को कोई खबर नहीं। तो बैटल ऑफ करनाल हुआ, जब उसको पता चला कि नादिर शाह अब इन्वेड मतलब एकदम करीब आ गया है, तब बैटल ऑफ करनाल हुआ। तो इसमें तो वो प्रिपेयर्ड था ही नहीं, तो मोहम्मद शाह रंगीला लॉस द बैटल, बहुत बुरी तरीके से हारा क्योंकि प्रिपेयर्ड एकदम ही नहीं था। सो नादिर शाह डिमांडेड, अब वो जीत गया तो वो डिमांड क्या किया कि मुझे पीकॉक थ्रोन दे दो, मुझे कोहिनूर दे दो, वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडस, इंडस के वेस्ट वाला जो एरिया है, कि तुमको तो कोई मतलब है नहीं अपना टेरिटरी प्रजा से, तो तुम क्या ही करोगे, तुम मुझे अपना वेस्ट वाला टेरिटरी दे दो। और मोहम्मद शाह रंगीला क्या, ऑल गिवन, सब दे दिया कि ठीक है तुम चले जाओ, मतलब हम तो लड़ नहीं पाएंगे, तो सब दे दिया जो जो वो डिमांड किया। सो लैंड 3 टाइप के होते हैं, एक तो इनाम, जागीर और खलीसा। इनाम लैंड कौन सा होता है, जो राजा गिफ्ट में दे देता है। जागीर कौन सी होती है, जो टैक्स यूज इन वेलफेयर, मतलब जो जागीर लैंड होती है वो जो टैक्स कलेक्ट होता है वो लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इरीगेशन हो गया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। खलीसा लैंड क्या है, टैक्स यूज फॉर किंग फॉर हिज पर्सनल यूज, वो होता है खलीसा लैंड, ठीक है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोविंसेस मुगल एम्पायर स्टार्टेड, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, टूटना शुरू होता है क्योंकि वीक सेंटर पे वीक राजा है। So, उसके बाद कौन बनते हैं, अहमद शाह अब्दाली। उनके बाद कौन बनते हैं, आलमगीर, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद कौन बने, शाह आलम टू। शाह आलम टू इनको हम लोग पढ़ते हैं कब, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, किनके बीच, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, ठीक है। अब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसमें भी हम लोग शाह आलम टू को देखते हैं। 1803 में प्रिजनर्स ऑफ ब्रिटिशर्स एज इट ऑक्युपाइड दिल्ली, स्टार्टेड लिविंग ऑन मर्सी ऑफ अवध मराठाज एंड ब्रिटिशर्स, मतलब इतने आके कमज़ोर हो गए थे कि उनको इनकी दया पे रहना पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, अकबर टू, राजा राम मोहन राय को इन्होंने टाइटल दिया था राजा का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, कि ये डिक्लाइन होना कैसे शुरू हुआ। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ औरंगज़ेब के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल ब्रेकअप होना शुरू हुआ, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर इनटू वेरियस स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस राइजिंग इंडिपेंडेंट पावर्स टू गेन सुप्रीमेसी, ठीक है। अब मुगल पावर तो सेंटर दिल्ली में थी, ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो लोग जैसे बंगाल प्रोविंस हो गए या फिर दक्कन वाले रीजन के हो गए, तो वो लोग सोचे कि पूरा मतलब जो मुगल एम्पायर है वो तो डूब ही रहा है, एटलीस्ट हम बंगाल को बचा लें। तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब है मुगल का ही राज, लेकिन वो लोग इंडिपेंडेंट रूल करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम, मेरा बंगाल है तो हम इसको अपहेल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स में बट गए और मुगल एम्पायर डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, और एक टाइम पे जो उसके इंडिविजुअल स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो राइज कर रहा था, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स आए उनको फाइट करना पड़ा किन से, अगेंस्ट दिस राइजिंग इंडिपेंडेंट पावर्स टू गेन सुप्रीमेसी, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने अपने को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, तो उनके खिलाफ उनको लड़ना था। अब ये 3 टाइप के स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। एक थे सक्सेसर स्टेट, एक थे आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, जो मतलब मुगल एम्पायर के बाहर थे, वहाँ तक मुगल रूल नहीं पहुँचा था, और एक थे रिबेलियस स्टेट, कि वहाँ पहुँचे तो थे लेकिन वो जो स्टेट्स रिबेल कर रहे थे कि वो मुगल की ही टेरिटरी थी, लेकिन वो लोग लड़ झगड़ के वो लोग लिए थे कि ये हम लोग का है, हम लोग रूल करेंगे, ठीक है। तो सक्सेसर स्टेट्स में हम लोग किनको देखते हैं, हैदराबाद हो गए, बंगाल हो गए, अवध हो गए, कर्नाटिक रीजन्स हो गए, ठीक है। तो सक्सेसर स्टेट मतलब क्या, कि रूल है मुगल का, ठीक है,